हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के स्रोत। सो गाइस यार, आज हम प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और गाइस यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि यूट्यूब में अभी तक हिस्ट्री ऑनर्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर, मतलब कि आपके ऑनर्स पेपर को पढ़ाया नहीं गया है। तो मैं आप सबको हिस्ट्री ऑनर्स का पूरा सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक पूरा क्लास कराने वाला हूँ। ये जो है आपका तीसरा वीडियो हो जाता है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो करा दी है, जिसमें हिस्ट्री ऑनर्स का आप सबका सेमेस्टर 1 से मैंने स्टार्ट किया है। तो सेमेस्टर 1 का डिटेल वाइज मैंने बताया है कि क्या क्या सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है। एंड गाइज, उसके बाद हमने पाषाण काल जैसे कि प्राग इतिहास को हमने पढ़ लिया है। पहला क्लास हमने कर लिया है, पहला दूसरा ये तीसरा क्लास है हमारा। और गाइज, अगर आप सब किसी भी यूनिवर्सिटी से है, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है तो आप सब ये क्लास कर सकते हैं। कि किसी भी हिस्ट्री ऑनर्स कहीं भी पढ़ाई होता है तो आप सबका सिलेबस जो है सेम ही रहता है। ठीक है, ज़रा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन आप सबका सिलेबस सेम रहता है। आप सबका सिलेबस में देख लीजिएगा। अगर आपका टॉपिक प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में होगा तो आप सब यहाँ ये वीडियो देख के आप अपना एग्ज़ाम का पेपर लिख सकते हैं। पूरी तरह से ये हम डिटेल कवर करेंगे। ठीक है। सो गाइस यार, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला कि उन्हें हिस्ट्री ऑनर्स पे क्लास चाहिए पूरा डिटेल वाइज शुरू से। सो गाइस यार, इसलिए मैंने एक क्लास लाया है आप सबके लिए, जो कि आप अपना कॉलेज में नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको किसी कारणवश अपना कॉलेज में क्लास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो जिस वजह से आप अपना क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस यार, कोई बात नहीं, आप सबके लिए मैंने एक क्लास स्टार्ट कर दिया है और आप यहीं से घर बैठे अपने यूट्यूब पे ही, अपने मोबाइल पे ही आप क्लास कर पाएंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करेंगे। आप सबके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपकी तरफ से भी सपोर्ट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जारी रखते हैं क्लास को। तो आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में। तो प्राचीन भारत के स्रोत यानी कि हमें उस वक्त प्राचीन भारत के बारे में कैसे पता चलता है, उन माध्यमों को, उन स्रोतों को आज हम जानेंगे कि क्या क्या स्रोत है जिनके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। ठीक है, प्राचीन भारत का स्रोत का मतलब यही होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत के इतिहास के संबंध में अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन जो कुछ स्रोत हैं बहुत ही विश्वसनीय हैं और उनमें उनको वैज्ञानिक मान्यता भी मिल चुकी है। इसलिए और प्राचीन भारत के स्रोत के संबंध में जो उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में हम बांट के पढ़ सकते हैं प्राचीन भारत के स्रोत को। तो क्या क्या कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें जानना है कि साहित्यिक स्रोत से भी हम बहुत सारा मदद मिला है हमें प्राचीन भारत को जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक विदेशी स्रोत, जो विदेशी यात्री लोग आए थे, विदेशी यात्रियों ने जो विवरण लिखा था, जो विदेशी यात्रियों ने जो बुक लिखी थी, अपनी कथाएँ लिखी थी, उनके बुक से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि सिक्के हो गए, जो मंदिर मिले हैं, जो घर मिले हैं, इस तरह के जो स्रोत मिले हैं उसे पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। तो सबको हम एक एक करके धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में जो है सबसे ज़्यादा स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमें पता चलता है साहित्यिक स्रोत के माध्यम से ही हमें पता चलता है। तो प्राचीन काल में पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। आप सबको पता होगा, प्राचीन काल में कोई मशीन तो था नहीं, इस वजह से पुस्तक जो है हाथ से लिखी जाती थी। और जो हाथ से लिखी गई पुस्तक थी उन्हें बोला जाता था पांडुलिपि। ठीक है, आप सबको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पांडुलिपि उन्हें कहा जाता था जिन्हें हाथ से लिखा जाता था। तो जो हाथ से लिखा जाता था, किस में लिखा जाता था? वो लिखा जाता था ताड़पत्र तथा भोजपत्र में। तो पांडुलिपियों को ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों में लिखा जाता है। ये आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में मिल सकता है। ये आपको पूछा जा सकता है कि उस वक्त जो लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो वो पांडुलिपि हो जाएगा। और दूसरा आपका वो ये पूछ सकता है कि पांडुलिपियों को किस में लिखा जाता था? तो आपका एक हो जाएगा ताड़पत्र, दूसरा भोजपत्र। ठीक है, ये आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके जो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में 10 प्रश्न आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, जिसमें डेट या बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सब भी आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राचीन साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। तो साहित्य जो है, साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है धार्मिक साहित्य।
तो धार्मिक साहित्य और एक जो हमारा है गैर धार्मिक साहित्य। तो हम सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो धार्मिक साहित्य में देखिए भारत के प्राचीन काल के 3 मुख्य धर्म थे। कौन कौन से धर्म थे आप सबको पता होगा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जब इनका उदय हुआ, जब इनका विस्तार हुआ, तो विस्तार के साथ साथ विभिन्न दार्शनिकों ने, विद्वानों ने और धर्मचार्यों ने, जैसे जो धर्म के अलग अलग धर्म के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पुस्तकें लिखी, अलग अलग कहानियाँ लिखी, अलग अलग रचनाएँ की, जिनके माध्यम से हमें समाज की संस्कृति, समाज के बारे में, समाज की संस्कृति के बारे में, लोगों की बारे में हमें पता चलता है। और उस वक्त किस प्रकार से उनका जीवन शैली था, ये सब हम उन्हीं किताबों के माध्यम से जान पाते हैं। ठीक है, तो हम हिंदू धर्म के बारे में सबसे पहले जानेंगे, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य के बारे में जानेंगे। तो हिंदू धर्म के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो हिंदू धर्म के बारे में हमें पता चलता है जो साहित्य हिंदू धर्म के साहित्य हैं उनसे पता चलता है। हिंदू धर्म के विद्वानों द्वारा जो बुक लिखा गया, जो किताबें, जो रचना की गई है, उनसे हमें पता चलता है। तो कौन कौन सी रचनाएं की गई थी? वो वेद था, वेदांग था, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण हो गए, रामायण हो गया, महाभारत, इस प्रकार के जो साहित्य, वेद साहित्य थे, उनसे हमें पता चलता है। ठीक है, हिंदू साहित्य। तो ये और एक बात कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक है। ठीक है, मैं आपको पूरा यहाँ पढ़ के नहीं बताता हूँ, ये मेरा द्वारा खुद से लिखा हुआ ये नोट्स है। आप सब इसे अगर आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहानी के रूप में बता रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आए। अगर यही मैं आप सबको यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपको मैं पढ़ के बता दूँगा तो पता नहीं, आप सबको ऊपर बाउंस हो जाएगा। तो लेकिन मैं आप सबको क्लास करा रहा हूँ, इस वजह से मैं आप सबको समझा दे रहा हूँ। आप सबको अगर लिखना है तो आप सब वीडियो स्टॉप करके और पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सबको मैंने बताया कि जो हिंदू धर्म के जो साहित्य है, प्रमुख साहित्य क्या क्या है? वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण हो गया, रामायण, महाभारत, जिससे हमें पता चलता है हिंदू धर्म के बारे में। ठीक है, इन धार्मिक ग्रंथों से प्राचीन भारत की राज व्यवस्था, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेद के बारे में जानेंगे। तो वेद क्या था उसके बारे में हम जानेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा वेद के बारे में जानना, इसलिए हम वेद के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं वेद के बारे में आप सबको बता दूं कि वेद जो है, हिंदू धर्म के वेद सबसे महत्वपूर्ण साहित्य हैं। जो हिंदू धर्म में वेद जो है सबसे महत्वपूर्ण साहित्य, एक तरह से बोल सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो जहाँ से हमें जानकारी मिलती है वो वेद से ही मिलती है। जो हिंदू धर्म के बारे में हमें वेद से सबसे पहले हमें वेद से ही जानकारी मिली थी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद वेद की संख्या जो है 4 है, 4 प्रकार के वेद हैं। सबसे पहला मैं बता देता हूँ ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर लास्ट जो है आखिरी वो अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो ऋग्वेद जो था सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। यहाँ पे सूक्त होगा। ठीक है, यहाँ पे सूक्त लिखना मैंने भूल गया, तो यहाँ पर आप सब लिख लीजिएगा सूक्त। ठीक है, तो उस ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिला है। तो जो आप सबको गायत्री मंत्र आप सब जानते होंगे कि गायत्री मंत्र के बारे में हमें पता चला है वेद से पता चला है। और वेद में कौन सा वेद? ऋग्वेद के 10वें नहीं, तीसरे मंडल से हमें पता चलता है कि गायत्री मंत्र के बारे में वहाँ उच्चारण किया गया है। ठीक है, वहीं से हमें गायत्री मंत्र मिलता है जो कि सूर्य देव के बारे में, जो सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि 10वें मंडल चतुस्वर्ग समाज के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पर चतुस्वर्ग का बात सबसे पहले ऋग्वेद में कहा गया है। चतुस्वर्ग के बारे में अगर आप जानते हैं तो जो समाज है, वर्ण व्यवस्था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बारे में बाद में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख सबसे अधिक है। जो सबसे अधिक टाइम किसी देवता के बारे में कहा गया है तो वो है इंद्र देवता के बारे में। उसके बाद दूसरा जो है 200 टाइम्स कहा गया है अग्नि देवता के बारे में, यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा, ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। तो देखिए ऋग्वेद जो पढ़ता है उसे होत्र कहा जाता था उस वक्त। ठीक है, अभी तो कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ते हैं विद्वान लोग, लेकिन अभी
हम बस ऋग्वेद के बारे में जानते हैं कि ऋग्वेद हमने जान लिया कि सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैंने आप सबको बता दिया। उसके बाद सामवेद, दूसरा जो वेद आता है वो है सामवेद। तो सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं को याद रखने के लिए उसे संगीत का फॉर्म दिया, ठीक है। मतलब कि कोई भी स्टोरी होता है, कोई भी चीज़ को हम संगीत के रूप में याद करते हैं तो ज़्यादा याद होता है, इसलिए जो ऋग्वेद था उसी का संगीत के रूप में आपको सामवेद में देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तो जो संगीत का जो जन्म हुआ है वो सामवेद से हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के बारे में आपको अब आयुर्वेद में हमें रीति रिवाज, नियम, कर्मकांड और जो भी नियम शादी विवाह के बारे में हमें सब यहीं से पता चलता है कि आयुर्वेद में रीति रिवाज, नियम, कर्मकांड के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है कि सबसे आखिरी वेद है और इसे जो है अथर्व ऋषि ने रचा है। तो इसके रचयिता कौन हो जाते हैं? अथर्व ऋषि, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या बताया गया है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि के बारे में हमें पता चलता है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से ही हमें ये सब जो रीति रिवाज है सब कुछ मालूम पड़ता है। अब वेद साहित्य के बाद अगला जो हमारा आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के बाद हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे कि ये वेदों का ही एक भाग है जिसमें कर्मकांड, यज्ञ के विधियों के बारे में बताया गया है और सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। जो हम ब्राह्मण ग्रंथ है अपना अलग अलग उसका संक्षेप मतलब कि विस्तृत रूप में बताया गया है, उनके बारे में हमें उन्हें पढ़ने में मदद मिले। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें वेद को पढ़ने में मदद मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वेदांग, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब बस ये जानने के लिए कि आप सब जानिए कि क्या क्या जो वेद साहित्य कौन कौन से थे। सबसे पहला वेद हो गया, वेद में भी 4 प्रकार के वेद हो गए। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद हम वेदांग पढ़ेंगे, फिर पुराण पढ़ेंगे। तो पुराण से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि जो पुराणों की संख्या के बारे में आप सबको पूछ देता है। तो पुराणों की संख्या 18 है, 18 पुराण, ठीक है। आप सबको पता हो 18 पुराण 4 वेद हो गया। उसके बाद भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में ही देखने को मिलता है। उसके बाद पुराणों को पढ़ने वाला पुजारी कहलाता है। तो देखिए पुजारी किसे कहते हैं? जो पुराण को पढ़ा होता है, जो पुराण को जो पढ़ता है उसे पुजारी कहा जाता है। उसके बाद सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है, जो सतवाहन वंश के वक्त लिखा गया था। तो मत्स्य पुराण से हमें सतवाहन वंश के बारे में पता चलता है। तो देखिए उस वक्त हमें पुराण जो मत्स्य पुराण है सतवाहन वंश के टाइम लिखा गया था। तो मत्स्य पुराण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सतवाहन वंश से रिलेटेड वहाँ बताई गई है, ठीक है। उसके बाद आता है उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, रामायण, उसके बाद महाभारत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। तो हम ये जो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। आप सबके सिलेबस में भी ये दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है धार्मिक साहित्य खत्म हो गया। उसके बाद तो अगर अब हम देखेंगे गैर धार्मिक साहित्य। तो आप सबको मैंने बता दिया कि धार्मिक साहित्य से किस प्रकार हमें पता चलता है, क्या क्या पता चलता है और क्या क्या कौन कौन से धार्मिक साहित्य से हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गैर धार्मिक साहित्य। तो गैर धार्मिक साहित्य क्या था कि धर्म के अलावा अन्य साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य कहा जाता है। मतलब धर्म के अलावा जो साहित्य थे उन्हें धर्मोत्तर साहित्य कहा जाता है, जिसे गैर धार्मिक साहित्य भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवनी, वृत्तांत आदि शामिल हैं। गैर धार्मिक साहित्य में विद्वानों के कूटनीतिक की रचनाएं प्रमुख हैं, ठीक है। यह साहित्य अपेक्षाकृत सटीक है, मतलब बहुत ही सटीक बोले तो बहुत ही सही, जो भी इसमें लिखा गया बहुत सटीक रूप में लिखा गया है, ठीक है। इससे प्राचीन राज्यों में विद्यमान व्यवस्था, जो राज व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, जो लोगों की जीवन शैली है तथा तत्कालीन समाज के बारे में उपयोगी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारे विद्वानों ने जो अलग अलग अपनी पुस्तकें लिखी थी, तो जिस वक्त लिखी थी तो उस वक्त के शासनकाल, उस वक्त के राजा, उस वक्त की अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसके बारे में हमें उस बुक से देखने को मिलती है, उस बुक से हमें पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बुक है और उनके रचयिता का नाम लिखा गया है। ये सब आप देख लीजिएगा एक बार, आप सबके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि पाणिनि द्वारा
प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जो थे उन्होंने पाणिनि का अष्टाध्याय, जो पाणिनि द्वारा अष्टाध्याय जो कि संस्कृत व्याकरण है उसका रचना किया गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर सारे बुक के नाम लिखे हुए हैं और उनके लेखक के नाम लिखे हुए हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे और भी बुक लिखा हुआ है, जो बुक है और जो लेखक है, जो बुक जिस टाइम लिखा गया था उस अलग अलग टाइम में लिखा गया था, अलग अलग वंशज के टाइम में। तो सब अलग अलग वंशज के बारे में हमें उन बुक से पता चल जाता है। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से हमें जो साहित्यिक स्रोत है, इस प्रकार से साहित्यिक स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चल जाता है। तो ये हमारा पूरा साहित्यिक स्रोत ख़त्म होता है और साहित्यिक स्रोत का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है। साहित्यिक स्रोत से जो भी आप सबका क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा कि साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको पूछ देगा। क्वेश्चन कैसा बनता है कि आप सबको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है कि साहित्यिक स्रोत में लोग कैसे रहते थे। ठीक है। साहित्यिक स्रोत क्या था, साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें और साहित्यिक स्रोतों से हमें क्या क्या पता चलता है। इस प्रकार से आप सबको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में। तो आप सब टोटल आप सब ने पढ़ लिया है और आप सब पूरा अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाद में मैं आप सबके लिए क्वेश्चन स्पेशल जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पे भी मैं आंसर बनाने का कोशिश करूँगा। लेकिन आपको जो मैंने अभी पढ़ा दिया है वो काफ़ी आप सब आंसर खुद से कर सकते हैं। ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा एंड यार सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। सपोर्ट हमें सब्सक्राइब करके ही कर सकते हो। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो यार हम आप सबके लिए इतने मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।